नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को एक ऐसी महिला की कहानी सुना रही हूँ। एक ऐसी महिला के बारे में कि जिस महिला की अगर उम्र की बात की जाए तो दोस्तों उस महिला की उम्र जो है वो लगभग 27 साल की उम्र होती है। और वो जो महिला होती है दोस्तों, उस महिला का नाम जो है वो कविता होता है। अब दोस्तों ये जो कविता होती है उसकी शादी को लगभग अभी 7 से 8 साल का समय भी बीत चुका होता है। और ये जो महिला है वो पिछले 7-8 सालों से अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही थी। अब दोस्तों वैसे तो कविता को अपने ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही खुशहाली से जीवन भी जी रही थी, क्योंकि जो उसका पति था वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि जो ये प्रिया थी उसको जो अपने पति का प्यार वो अपने टाइम से नहीं मिल पा रहा था, जिस तरीके का वो प्यार चाहती थी। क्योंकि होता क्या है कि जो ये कविता का पति होता है वो अपने गांव को छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर के दिल्ली में नौकरी करने लगता है, और जो कि उस कंपनी का मैनेजर होता है। और इस वजह से वो घर पर बहुत ही कमाया करता था, क्योंकि उसको भी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। और जो ये कविता होती है ये अपने घर पर उस वक्त अकेली रहा करती थी। अब दोस्तों जो कविता के सास ससुर होते हैं वो भी लगभग आज से 3 से 4 साल पहले किसी बीमारी की वजह से दोनों ही सास ससुर इस दुनिया से जा चुके होते हैं। और अब जैसे उसके सास ससुर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर होता क्या है दोस्तों कि ये जो महिला होती है अभी अपने घर में बिल्कुल ही अकेलापन महसूस करने लगती है, क्योंकि अब उसका साथ देने वाला उस घर में कोई मौजूद नहीं था। अब ऐसे ही करके कुछ साल तो ये ऐसे ही करके बिता देती है, लेकिन फिर बाद में इसके दिन कटने बहुत मुश्किल हो गए थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब पूरे घर में बिल्कुल ही अकेला रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है किसी के लिए भी। तो फिर इसी महिला के घर के पड़ोस में इस महिला का एक जेठ का लड़का भी रहा करता था, जिसकी अगर उम्र की बात की जाए तो दोस्तों उस लड़के की उम्र जो है वो 20 से 21 साल के करीब होती है। और वो लड़का रिश्ते में इसका भतीजा लगा करता था, और जिस लड़के का नाम जो है वो कबीर था, और देखने में काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिखा करता था। अब दोस्तों जब कविता को अपने पति का प्यार नहीं मिला तो फिर ये क्या करती है कि ये अपने भतीजे के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है, और फिर उसी को वो अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश भी करने लगती है। और आखिर में एक दिन ऐसा समय भी आ जाता है कि जो ये कविता नाम की महिला होती है वो अपने बेटे जैसे भतीजे को अपने जाल में फंसा लेती है। और फिर एक दिन क्या होता है कि मौका देख करके ये कबीर को रात के लगभग 11 बजे के आसपास अपने घर पर अपने कमरे में बुला लेती है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों वो आप समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच में आपसी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है जब वो आप जानेंगे दोस्तों तो फिर आपके पैरे तले से जमीन खिसक जाएगी, और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस महिला ने आखिर उस लड़के से क्या करवाया था। दोस्तों इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है, पूरी घटना क्या है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो बस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक हमारे मेहनत के लिए जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताया करें। तो दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है। अब महाराष्ट्र में ही एक गांव पड़ता है, और जिस गांव का नाम जो होता है वो डोलाना होता है। और दोस्तों इसी डोलाना गांव के अंदर क्या होता है कि एक रामपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। अब जो ये रामपाल नाम का व्यक्ति होता है वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास अपनी लगभग 10 से 12 एकड़ जमीन भी होती है, और काफी ज्यादा पैसे वाला भी होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ये रामपाल नाम का व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा के रख चुका था, और वो एक ठेकेदार भी था। वो लोगों के घर बनवाया करता था, उन सभी का वो ठेका लिया करता था, और मिस्त्रियों के द्वारा काम करवा के बहुत अच्छा खासा ये दूसरा भी बिजनेस से पैसे कमा रहा था। ऊपर से होता क्या है कि रामपाल के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद भी भरी हुई थी। कहने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति था, काफी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति होता है। अब होता क्या है कि जो ये रामपाल होता है उसके परिवार में इसकी धर्मपत्नी भी होती है, और जिस महिला का नाम होता है कौशल्या। अब दोस्तों इनकी एक इकलौती बेटी भी होती है, और जिस बेटी का नाम कविता होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो ये रामपाल होता है इसकी जो कविता बेटी थी वो इकलौती बेटी होती है। अब रामपाल को कोई बेटा या कोई दूसरा बच्चा नहीं था। ऐसे बात नहीं है कि उसने अपनी बेटी होने के बाद कोई दूसरे बच्चे की चाहत नहीं की थी, बल्कि उनके साथ हुआ क्या था कि इनके चाहने के बावजूद भी रामपाल की जो पत्नी होती है वो जब अपनी पहली बेटी का जन्म देती है तो फिर उसके बाद उसकी पत्नी दूसरे बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाती है।
और जिसकी वजह से ये कविता नाम की लड़की जो थी वो अब रामपाल की इकलौती बेटी बन करके रह जाती है। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता है और अब क्या होता है कि जो ये लड़की होती है वो अब धीरे धीरे अपने परिवार में रह करके अच्छे से अपने जीवन यापन भी कर रही थी। कहने का मतलब माँ पापा के पास उसके घर में पैसे रुपए की कोई कमी थी नहीं। ऐसे में उसका जीवन जो था वो बहुत ही अच्छे से कट रहा था और उसे किसी तरह की कोई आर्थिक रूप से तंगी भी नहीं झेलनी पड़ी थी। और अब दोस्तों ये जो रामपाल उसका पिता होता है वो भी एक ऐसा इंसान था कि जो कि नाड़ी का ढीला व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर के अगर ये बात कही जाए तो रामपाल के बारे में अगर आपको ये बताया जाए कि वो शुरू से ही एक ऐसा इंसान रहा दोस्तों जो कि अपनी पत्नी पर यानी कि कौशल्या के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया करता था। और ज्यादातर वो गांव की जो महिलाएं होती है जो कि रामपाल को काफी ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी तो उन्हें वो व्यक्ति जो है वो उनके घर में उनके पतियों को पैसे देकर या फिर उन महिलाओं की जरूरत पर काम आकर के ये जो व्यक्ति होता है वो उन महिलाओं का गलत कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया करता था। अब गांव में इसके बारे में ये चीजें आम बात हो गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग जानते थे कि इसके पास पैसे है और पैसे के बल पर ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया करता है। और ये बात उसकी पत्नी को भी पता थी कि उसका जो पति है वो कहीं ना कहीं गलत चीजें करता है, लेकिन पत्नी कुछ कर नहीं पा रही थी। पत्नी उसे समझाती थी, रोकती टोकती थी, लेकिन फिर भी रामपाल पर उस पत्नी का कोई भी बात का असर नहीं पड़ता था। और ऐसे ही करके रामपाल जो है वो यही सब उसके लिए अब आम बात हो गई थी और वो आराम से ये सारा काम कर लिया करता था। और इसी वजह से इस रामपाल के बारे में गांव वाले भी कहीं ना कहीं इसे दूसरे नजर से देखा करते थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था इसीलिए गांव के जो सभी लोग थे वो कहीं ना कहीं उसे डरा भी करते थे। अब दोस्तों आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आज के समय के अंदर और पहले के समय में भी देखिए तो पैसों का जो महत्व है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन अब आज के दौर में तो पैसों को कुछ ज्यादा ही कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले भी ये चीजें थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो लोगों के लिए पैसे तो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। और इसी वजह से वो व्यक्ति क्योंकि पैसे वाला था तो फिर जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो इससे कुछ बोला नहीं करते थे, इसका विरोध नहीं किया करते थे। और जो ये रामपाल की पत्नी कौशल्या देवी थी वो भी कहीं ना कहीं अपने पति से इस चीज को लेकर के परेशान ही रहा करती थी, क्योंकि उसके अपने पति का प्यार वो देता ही नहीं था, वो उसकी केयर ही नहीं किया करता था। क्योंकि अब जाहिर सी बात है पति का ध्यान तो दूसरी महिलाओं के में ज्यादा रहा करता था, वो दूसरी औरतों के साथ ज्यादा समय बिताया करता था, तो इस वजह से वो अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं देता था। और इसलिए कौशल्या भी इस चीज को कहीं ना कहीं अब सब्र कर रही थी। और यही वजह भी थी कि जो ये पति पत्नी थे इन दोनों के बीच में हमेशा इस बात को लेकर के विवाद भी हुआ करते थे, यानी कि शाम को रात को झगड़े करके सो जाया करते और फिर सुबह उठने के बाद भी झगड़े किया करते थे। और ये सभी चीजों को जो उनकी इकलौती बेटी कविता होती वो बहुत ही अच्छे से देखती थी, समझती थी। और अब धीरे धीरे कविता को भी ये चीज का एहसास हो गया था कि उसकी माँ उसके पिता से किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करती थी। अब वो दोस्तों आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जैसे गुण माता पिता के अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी वैसे गुण आ ही जाते हैं। अब जब कोई बच्चा अपने माता पिता को शुरू से ही यही चीजें करते हुए देखता है और माता पिता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वो विचार होते हैं वो बच्चों के ही अंदर उनके ऊपर भी बुरा चीज उनका असर पड़ ही जाता है। तो ये जो लड़की कविता होती है ये भी अपनी पापा की सारी बुराइयों को सुनकर उसके कारनामों को सुनकर के अब ये लड़की भी जो है वो गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोस्तों ये बात उस वक्त की है जब ये जो कविता नाम की लड़की होती है ये तब 10वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई को कर रही थी और रोजाना ही अपने घर से अपने गांव से कुछ ही दूरी पर एक स्कूल होता है जिसमें ये पढ़ने के लिए जाया करती थी दोस्तों। और फिर वहां पर जाने के बाद क्या होता था कि इसको लगभग 10वीं कक्षा में पढ़ाई करते हुए अब 2 महीने का ही समय बीता था। और फिर 2 महीने के बाद जो कविता होती है इसकी मुलाकात जो है वो स्कूल में ही एक लड़के से हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों वो जो लड़का होता है उससे इसकी भेंट वह स्कूल में होती है। अब जो ये कविता होती है वो उस लड़के सुनील के काफी ज्यादा नजदीक चली जाती है और फिर उसके नजदीकियां जाने के बाद उससे अब पर्सनली तौर पर बातचीत करना शुरू कर देती है। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ये जो कविता थी और ये जो लड़का सुनील था इन दोनों के बीच के प्यार जो था वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब दोस्तों आप सभी लोगों को ये पता है कि ये ऐसी बातें तो ज्यादातर बहुत दिनों तक छुपती नहीं थी। अब ये जो दोनों लड़का और लड़की थी इन दोनों के बारे में धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्कूल में सभी को पता चल जाता है, लड़के लड़कियों को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात करते हैं।
तो फिर दोस्तों ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं से उड़ते उड़ते कविता की एक दोस्त होती है जिसका नाम नेहा होता है। अब नेहा जो थी वो कविता की काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी और नेहा ये चाहती थी कि कविता पढ़ लिख करके एक अच्छी लड़की बने। लेकिन जब कविता ने गलत लाइन पर चलना शुरू किया तो फिर ये चीजें नेहा को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी और बस इसी वजह से उसकी गलती को सुधार करने के लिए ये जो नेहा होती है वो क्या करती है दोस्तों कि इन दोनों ही के ही बारे में वो कविता के पापा को जाकर के बता देती है। अब इस तरीके से जो ये कविता होती है वो स्कूल के अंदर एक लड़के से प्यार करती है, बात करती है, सारी सच्चाई वो उसके पिता को बता देती है और ये भी बता देती है कि अब वो पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर जब रामपाल अपनी बेटी के बारे में ऐसी चीजों को सुनता है तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है और फिर रामपाल जो है वो सीधे अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाता है और फिर बुला करके उसे सारी करतूतों को सुनाना शुरू कर देता है कि तुम क्या क्या कर रही हो मुझे अच्छे तरीके से पता है। अब यहाँ पर कविता जो है वो अपने बारे में अपने पापा को पूरी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अब रामपाल को अच्छे से ये चीज पता चल गई है कि ये चीजें वो कैसे कर रही है। पूरी डिटेल में उसे नेहा ने बता दिया था और यहाँ पर कविता ने अपने पिता के सामने माफी मांगी और उससे कहा कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों रामपाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी आगे किसी की सुनता ही नहीं था। अब रामपाल ने यह सोचा कि यार अगर मेरी बेटी गलती से भी उस रास्ते पर दोबारा चली गई और अगर गांव के लोगों को इस बारे में पता चला तो फिर लोगों के सामने जो मेरा डर है, जो मेरा मान सम्मान है वो खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं बेटी की स्कूल और उसकी पढ़ाई ही छुड़वा दूं। और फिर आखिरकार होता भी यही है दोस्तों। अब रामपाल अपनी बेटी की पढ़ाई जो है वो बीच में ही यानी कि 10वीं कक्षा में ही बंद करवा देता है और उससे कहता है कि अब तुम घर पर ही रहोगी और घर का ही कामकाज सीखो। अब होता क्या है कि कविता के अपने पापा के सामने एक ना चले और फिर कविता जो है वो अपनी 10वीं की पढ़ाई भी पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाई और फिर वो अब अपने घर पर अपने माँ के साथ कामों में हाथ बटाना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों कविता ने यह भी सोचा था कि जब उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़ाई दी तो फिर क्यों ना वो घर पर ही रह करके उस लड़के से किसी न किसी तरीके से बात कर ले। और उसके बाद होता क्या है कि ये जो लड़की कविता होती है वो जो लड़का सुनील होता है उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। कभी अपनी माँ के फोन से चुपके से कर लेती तो कभी उसके पिता के फोन से वो चुपके से बात कर लेती थी। कुल मिलाकर के कविता जो थी वो इस चीज से सीख नहीं लेती है बल्कि वो उस रास्ते पर फिर भी चलती है। जब स्कूल उसका बंद हो जाता है तो वो घर पर ही रहकर बात करने लगती है। लेकिन एक न एक दिन इस सच्चाई के बारे में भी उसके पिता को पता चल जाता है। अब रामपाल ने यह सोचा कि जो ये बेटी है वो इतनी आसानी से उसकी नहीं सुधरेगी। तो फिर रामपाल ने यही सोचा कि शायद मुझे अब इसकी जितनी जल्दी हो सके शादी ही करवा देनी चाहिए। और फिर उसके बाद दोस्तों जो ये रामपाल होता है ये क्या करता है कि अब कविता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। अब रामपाल का ये सोच था कि वो अपनी बेटी की शादी जो है वो एक ऐसे घर में करवा देगा जहां पर जो उसकी बेटी है वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे, यानी कि उस घर में पैसों रुपए की कोई कमी ना हो, परिवार छोटा हो, अच्छा घर हो। तो फिर यहाँ पर जो रामपाल है वो अपनी बेटी के लिए आस पड़ोस के रिश्तेदारों में रिश्ते के बारे में बात चलाता है और लगभग 1 महीने का ही समय गुजरा था। अब ये बात उस वक्त कविता को भी पता चल चुकी थी और कविता उस वक्त अंदर ही अंदर से पूरी तरह दुखी भी थी इस बात को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके अपने पापा के आगे एक नहीं चलती थी और वो कुछ ना कर सकी। और ठीक 1 महीने का समय बीतने के बाद क्या होता है कि जो ये कविता के पिता होते हैं वो उसके लिए आखिरकार एक रिश्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब दरअसल दोस्तों जिस लड़के के वो ढूंढते हैं वो लड़का जो है वो एक कंपनी में एज अ मैनेजर के तौर पर काम करता था, यानी कि वो बहुत ही अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी और गांव में उनका बहुत ही अच्छा खासा मकान भी बना हुआ था। और जब कविता के पापा उसके घर पर जाते हैं और जाकर के लड़के को देखते हैं तो फिर पहली ही नजर में कविता के पापा को जो वो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, क्योंकि जो लड़का था वो वाकई में देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था, नौजवान भी था और अच्छा पैसा भी कमाता था। और जो मेन बात थी वो तो पैसे की ही थी, जो कि वो लड़का ऑलरेडी कमा करके रखे हुए था, उसका घर भी बहुत बड़ा था। अब दोस्तों जब लड़का रामपाल को पसंद आ जाता है तो फिर रामपाल यही खुशखबरी आकर के अपनी पत्नी कौशल्या देवी और फिर अपनी बेटी कविता को भी देता है। उससे भी बताता है कि इस तरीके से मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है और लड़का जो है वो कंपनी में मैनेजर है और महीने में काफी अच्छी उसकी सैलरी भी है, तो तुम उस घर में बहुत ही ज्यादा खुश भी रहोगे।
अब दोस्तों उस वक्त क्या होता है कि कविता ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि पापा अभी मेरी जो उम्र है वो बहुत कम है और मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मेरी पढ़ाई तो छुड़ा ही दी और ऊपर से आप मुझे शादी करके यहाँ से हटा देना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। अगर आपका इतना ही मेरे से मन भर गया है तो फिर आप मुझे अपने घर से ही क्यों नहीं निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रामपाल जो है वो उस वक्त अपनी बेटी से यही कहता है कि तुम ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश भी मत करो, बस मैंने जो तुम्हारे लिए लड़का देखा है और तुम्हें उसी से ही शादी करनी होगी और किसी भी हाल में करनी होगी। अब यहाँ पर कविता कुछ नहीं कर पाई और फिर वो कविता के अपने पिता के सामने जो है वो हार मान लेती है। और अब उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन का वक्त बीता है। लड़के वाले भी घर आकर के कविता को देखकर जाते हैं और उनको भी कविता बेहद पसंद आ जाती है, क्योंकि ये जो लड़की थी वाकई में बहुत खूबसूरत थी, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि वो लड़की कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लड़के को संस्कारी भी लगती है और पहली ही नजर में लड़का उसे पसंद कर लेता है। और फिर उसके बाद रामपाल जो है वो एक पंडित की बुला करके शादी की डेट भी फिक्स करवा देता है। और अब जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है और जैसे ही डेट नजदीक भी आती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये कविता होती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो छूट जाता है और उस लड़के के साथ उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है। अब शादी हो जाने के बाद ये जो लड़की है वो हमेशा के लिए अपने माता पिता और अपने सारी यादों को छोड़कर, हालांकि वो इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन मजबूर होकर के वो शादी करती है और नए जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने ससुराल में पहुंच जाती है। अब दोस्तों मैं आपको कविता के ससुराल वालों के बारे में थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों कविता जो थी उसके ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग रहा करते थे। एक तो कविता का पति होता है दोस्तों, जिसका नाम कबीर होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, उसका नाम जो है वो विजय होता है। और उसके सास ससुर थे जो कि उसका काफी ज्यादा ख्याल भी रखते थे और काफी ज्यादा सीधे साधे इंसान भी थे। अब दोस्तों कविता को अपने सास ससुर का व्यवहार बहुत पसंद आया था। और दूसरी बात ये थी कि जब ये शादी करके शुरुआत में अपनी नई शादी करके अपने ससुराल में जाती है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जब कोई नया इंसान आता है घर पर तो उसे हर तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। और ठीक ऐसा ही हाल कविता का भी हुआ था। कविता जो थी वो अपने घर में दुल्हन बनकर के जब पहुंची थी तो फिर उसके सास ससुर उसे बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत प्यार करते थे और उसका पति भी बहुत मानता था और वो लोग इसका बहुत ही अच्छे से एक बेटी की तरह ख्याल भी रखते थे। अब इतना अच्छा पा करके जो ये कविता थी वो कहीं ना कहीं अपने दुख को भूल जाती है और खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला था। यानी कि जो ये कविता थी वो इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आने वाले समय में उसके साथ कितना बड़ा कारनामा होने वाला था। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और अब शादी के लगभग 4 महीने लगातार कविता के जो अपने पति का प्यार है वो पूरी तरीके से मिलता है। यानी कि वो काम छोड़ करके कविता के साथ ही रहा था, क्योंकि उसका पति जो है वो कई महीनों की छुट्टी लेकर के अपने गांव में आया था और वो इसीलिए 4 महीने तक घर पर रहता है। लेकिन जब उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, 4 महीने का समय भी जाता है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि जो ये कविता का पति होता है दोस्तों विजय, जिस कंपनी में वो मैनेजर था, तो फिर वहां से उसको फोन आने शुरू हो जाते हैं कि अब तुम्हें लगभग 2 दिनों के अंदर ही कंपनी ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि जो विजय की छुट्टियां थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो राकेश जो ये विजय होता है वो यही खबर अपनी मम्मी पापा और अपनी पत्नी को भी देता है कि इस तरीके से उसे कंपनी से फोन आ रहा है और उसे अर्जेंटली जाना पड़ेगा और अब उसकी छुट्टी भी खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे बस वहां के लिए निकलना होगा। तो फिर यहाँ पर जो उसकी पत्नी कविता होती है वो अपने पति से यही कहती है कि क्या आप पागल हो गए हैं, आपकी अभी अभी नई हमारे साथ शादी हुई है और अगर आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ कर जाएंगे तो कैसे चलेगा, और अगर आप छोड़कर भी जाओगे तो आप ऐसा करो कि आप मुझे साथ में ही लेकर के चलो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो उसका पति विजय होता है वो इसे यही कहता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो वहां पर रहने की मैंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ और अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भी चला जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा। क्या मैंने सिर्फ इसीलिए अपने लिए ही शादी की है? अपने माता पिता की भी सेवा के लिए तुम्हारा फर्ज बनता है। और यही बात सुनकर के उसके पत्नी उसके सामने बिल्कुल ही चुप पड़ जाती है। और फिर उसके बाद जो उसका पति होता है दोस्तों वो क्या करता है कि जिस कंपनी में वो काम करता था वहां पर वो दूसरे ही दिन ज्वाइनिंग करने के लिए चला जाता है। और अब जो ये कविता है वो अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में अकेले जीवन जो है वो बिताना शुरू कर देती है। अब शुरुआत में तो कविता को कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता था, अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि जब नया उसका पति छोड़कर उसे गया था तो 1 महीने 2 महीने में 1.5 महीने में और कभी कभार तो 20-25 दिन में ही वो कंपनी से 1-2 दिन की छुट्टी लेकर के आ जाया करता था। अब जो ये कविता थी वो कहीं ना कहीं
अभी तक उसे अपने पति की जो प्यार है वो अभी भी मिल रहा था और वो इस चीज से अभी भी कोई ज्यादा नाखुश नहीं थी। उसे थोड़ा शुरुआत में बुरा जरूर लगा था कि उसका पति उसे साथ नहीं लेकर जा रहा है, लेकिन बाद में उसे भी ये बात समझ में आ गई कि उसके भी सास ससुर बूढ़े हो चले हैं, तो ऐसे में उनको ऐसे इस हालात में छोड़ देना ये सही नहीं होगा। और आखिरकार इसीलिए वो अपने घर पर अपने सास ससुर के साथ जो है वो अपनी खुशहाली से जिंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन फिर दोस्तों, आप सभी लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अगर इंसान हमारे पास ज्यादा नजदीक रहता है, ज्यादा पास रहता है, तो कहीं ना कहीं अब उस इंसान से इंसान का भी मन भर जाता है। तो फिर यहाँ पर जो उसका पति होता है विजय, वो कहीं ना कहीं अब कविता से थोड़ी सी दूरियां बनाना शुरू कर देता है। हालांकि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब ऐसा करने लगा था और अब वो 2 या 3 महीने के बाद ही अपने घर पर आ रहा था। अब जब वो इतने महीने दिन तक अपनी पत्नी जो है वो पत्नी जो है वो उसका पति नहीं आता है, तो पत्नी को जाहिर सी बात है दुख होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी कविता जो थी वो कैसे भी करके अपने आप को संभाल रही थी और अपने सास ससुर को भी अच्छे से ध्यान दे रही थी। लेकिन अब जब कविता की शादी को लगभग 3 से 4 साल का समय बीत जाता है, तो अब 4 साल का इतना लंबा समय बीतने के बाद तब अचानक से उसके साथ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि वो ये कांड था कि जो उसकी सास और ससुर होते हैं वो कहीं ना कहीं बीमार होने लगे थे और उसके ससुर की स्थिति तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। और जब उसका ससुर सीरियस होता है तो फिर वो तुरंत ही वो अपने पड़ोस के किसी लड़के को लेकर के ससुर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने से पहले ही, यानी कि रास्ते में ही उसके ससुर जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और अब इस बात का कविता को काफी ज्यादा दुख पहुंचा था और जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था वो तो उसकी सासू माँ को पहुंचा था। यानी कि जो उसकी सासू माँ थी वो अपने पति से काफी ज्यादा प्रेम किया करती थी। आज भी इस उम्र में भी वो बहुत ही ज्यादा उनसे प्यार करती थी और कभी भी अपने पति से एक दिन दूर नहीं रह पाई थी। और जब उन्हें इस बात का पता चलता है और जब उसे ये पता चलता है कि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर वो महिला जो है वो अचानक से ही कोमा में चली जाती है। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा लगाव करता है तो ऐसा भी हो जाता है कि वो इस दुनिया से भी चला जाता है उसके ना रहने पर। तो यहाँ पर कविता की जो सासू माँ थी वो अपने पति के बिछड़ने का दुख उन्हें इतना ज्यादा हो गया कि उसी वक्त लगभग 2 दिन के अंदर ही जो उसकी सासू माँ होती है वो भी भगवान को प्यारी हो जाती है, यानी कि वो भी अपनी सांसों को छोड़ देती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये कविता की सासू माँ होती है, जब वो भी इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि अब कविता और उसके पति को बहुत बड़ा झटका लगा था। अब जो दोनों उसके सास ससुर होते हैं वो एक साथ ही चले गए थे और अब पति पत्नी दोनों ही का ही रो रो करके बुरा हाल हो गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अब रोने से भी कोई इंसान जो है वो वापस लौट कर नहीं आ सकता है। जो इंसान एक बार इस दुनिया से चला गया वो अब चाहे रो चाहे कुछ भी करो वापस लौट कर नहीं आने वाला, चाहे कोई कितना ही क्यों ना रोले, चाहे कोई कितना ही दुखी क्यों ना हो जाए। लेकिन जाने वाला इंसान तो वापस आ नहीं सकता है। अब धीरे धीरे करके क्या होता है कि धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और फिर जो ये कविता होती है और जो उसका पति विजय होता है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे का ढाल बनते एक दूसरे को संभालते हैं। लेकिन आने वाले समय में अब जो ये कविता थी वो अब एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाली थी जिसके बारे में कविता के गांव के लोग या फिर उसके पति को इस चीज की भनक तक नहीं लगी थी। अब होता क्या है कि कविता के सास ससुर को गुजरे हुए लगभग अब 6 महीने का समय गुजर जाता है और इस बीच होता क्या है कि अब जो उसका पति था वो तकरीबन 2 महीने तक उसके घर पर रहा था और फिर उसे घर में अकेली छोड़ करके जहां पर वो काम करता था वहां लौटकर चला जाता है। अब कविता ने अपने पति को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि देखो अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी क्योंकि घर पर कोई नहीं है। लेकिन वहां पर जो उसका पति होता है वो किसी गैर महिला के साथ दूसरे शहर में वक्त बिताता था और जिसकी वजह से ही वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था और इसी बहाने से वो अपनी पत्नी को घर में छोड़ देता है कि हाँ इतना बड़ा घर है, ऐसे कैसे हम छोड़ देंगे, और जितनी हमारी जमीन जायदाद है उसे अब यहाँ से हमारे जाने के बाद कौन संभालेगा। यानी कि कुल मिलाकर के वो बहाने बनाकर अपनी पत्नी को गांव पर छोड़कर निकल जाता है। अब पहले तो कविता का पति क्या करता था कि लगभग वो 2 या 2.5 महीने में वापस लौट करके आया करता था, लेकिन अब जो उसका पति था वो इतना ज्यादा बदमाशी कर रहा था, उतने ज्यादा चालाकी कर रहा था कि अब 4 महीने या फिर 5 महीने का समय लेता था। लेकिन कविता चाहे उसे लाख बार बुलाती थी लेकिन वो लौट करके इतनी जल्दी अब नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर जो ये कविता होती है वो पुणे इतने बड़े घर में बहुत अकेली हो गई थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा अकेलापन भी महसूस करने लगी थी। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि दुखी इंसान तो कुछ भी कर सकता है। अब कविता को वैसे तो अपने ससुराल में आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं थी, पैसे से लेकर पहनने ओढ़ने तक की, लेकिन मेन बात तो ये थी कि कविता को अब अपने पति का साथ चाहिए था, उसे उसका प्यार चाहिए था जो कि अब उसे मिल नहीं पा रहा था।
और इसी वजह से अब ये महिला परेशान रहने लगी थी। कविता अब अपने पति से 5-6 महीने तक दूर रहती थी और अब ये उसके लिए कोई छोटी बात नहीं रह गई थी कि वो अपने पति से इतने दिनों तक दूर रहे। और फिर इसके बाद धीरे धीरे समय तो धीरे धीरे निकल रहा होता है, लेकिन जो ये कविता होती है लगभग उसके शादी को जब 7 साल का समय गुजरता है ऐसे ही करके, लेकिन अब उसके दिन जो थे वो निकल नहीं पा रहे थे और वो अपने पति के बगैर अब जीना नहीं चाहती थी, रहना नहीं चाहती थी। और उसी चीज से परेशान होकर के एक लड़का होता है जो कि उसके ही जेठ का लड़का होता है और जो लड़के की उम्र 20-21 साल थी और जिसका नाम कबीर था और जो इसका रिश्ते में बेटा लगा करता था यानी भतीजा था। और अब जब कविता को अपने पति का प्यार नहीं मिला तो फिर इसने क्या किया कि अपने जेठ के लड़के कबीर के साथ यानी कि उसको अपने प्यार में फंसाने की कोशिशें करना शुरू कर देती है। और कहीं ना कहीं जो वो लड़का था वो भी अपनी चाची को काफी ज्यादा पसंद किया करता था, उसके साथ काफी ज्यादा उस दिन नजदीकियां बढ़ाई थी, लेकिन पहले उस लड़के की हिम्मत नहीं होती थी। वैसे जो लड़का कबीर था वो अपनी चाची के घर पर अक्सर ही किसी न किसी काम के लिए आया करता था। अब धीरे धीरे होता क्या है, जो ये कविता होती है वो अब उस लड़के के काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है, उससे बातचीत करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब कविता को समझ में आ गया था कि उसका पति जो है वो उसके प्यार की वैल्यू नहीं करता है, कदर नहीं करता है। ऐसे में उसे किसी भी हाल में अपनी जरूरत को पूरा करना था। तो फिर उसके सामने जब वो लड़का कबीर आया तो कहीं ना कहीं उसके अब उसी में वो उम्मीद की किरण दिखाई दी कि क्यों ना वो यहाँ रह करके अपनी लाइफ भी अच्छे से बिताए और क्यों ना वो भी कोई ना कोई रास्ता निकाले। अब इसीलिए वो अपने भतीजे को ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और आखिर में एक दिन ऐसा आ भी जाता है जिस दिन ये जो महिला कविता होती है वो क्या करती है दोस्तों कि ये कबीर के साथ अपने कमरे में बैठी कुछ बात कर रही थी और तभी जो ये कविता होती है वो कबीर से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर जो ये लड़का कबीर होता है वो बिल्कुल मना कर देता है कि चाची अब ये कैसी बातें कर रही है, मैंने अभी तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा है, मेरी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी तो एक लड़की दोस्त भी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो महिला कविता थी वैसे तो अपने ससुराल में आने के बाद गलत काम करने छोड़ दिए थे, लेकिन जब इसे अपने पति का प्यार नहीं मिलता है तो फिर ये जो महिला होती है वो उसी लाइन में दोबारा जाना चाहती थी जब ये कुंवारी थी और जब स्कूल में इसके बॉयफ्रेंड थे, तो वो लाइफ ये फिर से जीना चाहती थी। तो इसीलिए इसने अपने भतीजे से बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ वो चीज मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, और अगर तुम्हें वो खास चीज देखनी है और तुम्हें मेरे साथ अगर कुछ करना है तो तुम ऐसा करो कि तुम आज रात के 11 बजे आओ और तब मैं बताऊंगी, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या चीज मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाली हूँ। अब यहाँ पर जो ये लड़का कबीर होता है वो पूरी तरीके से ये बात समझ गया था कि वो चाची जो है वो उससे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों कि जो ये कबीर होता है वो अपनी चाची से इस बात के लिए हामी भर के वापस से अपने घर पर लौट जाता है। अब जब रात का समय होता है और जैसे ही 11 बजे का समय होता है आसपास का, तो फिर जो ये लड़का कबीर होता है वो अपनी चाची के घर पर ठीक टाइम पर पहुंच जाता है। और फिर वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो ये कविता होती है वो कबीर को अपने पास देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कबीर अपनी चाची से कहता है कि अब तो बोलिए चाची, आप मुझे क्या गिफ्ट देना चाहती और आप मुझे क्या ऐसा बताना चाहती थी, पूरा खुल करके आप बताइए। अब यहाँ पर कविता अपनी दिल की सारी बातें उस लड़के से शेयर करती है, कहती है कि तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाचू को गए हुए आज लगभग 6 महीने का समय हो गया और वो घर लौट करके नहीं आते हैं और वो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। मैं उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान भी रहती हूँ और अब मैंने यही सोचा है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाए, और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करती हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये लड़का कबीर होता है वो भी अपनी चाची से कहता है कि चाची, पसंद तो मैं भी आपको बहुत ज्यादा करता हूँ और मैं भी काफी दिनों से आपके साथ ही ये पल बिताने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं आपसे कुछ कहूँ। अब दोस्तों जब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते, एक दूसरे के सामने इजहार करते हैं, तो फिर उसके बाद दोनों आपसी रजामंदी से एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। और अब दोस्तों मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि कविता जो है वो उस लड़के के साथ तब तक गलत रिश्ते कायम करती है जब तक कि उसकी सारी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के एक महिला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस तरह का गलत कदम उठाया था। तो दोस्तों आप इस महिला के बारे में क्या राय देंगे दोस्तों कि क्या उस महिला ने सही किया था? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ही ऐसी घटनाक्रम के साथ।